आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज माता सावित्रीबाई फूले जी की जयंती है और उन्होंने 1831 में जब उनकी पैदाइश हुई, उस समय जो समाज की स्थिति थी, महिलाओं की जो स्थिति थी, वो उससे हम सभी परिचित हैं। उस समय महिलाओं का घर से बाहर निकलना तो बहुत ही दूभर था, लेकिन उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और उनके जो वो उपेक्षित थी उनके लिए जो उन्होंने काम किया वो आज भी मायने रखता है। ऐसी स्त्रियां जो समाज में जिनके लिए कोई जगह नहीं थी, जिनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और बाकी चीजों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं थी, ऐसे समय में सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले ने मिलकर उन महिलाओं के लिए जो काम किया वो बहुत ही सराहनीय और याद करने वाला काम है। उस समय उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए स्कूल खुले, ऐसे लड़कियों के लिए स्कूल खोले जो समाज में दलित बहुजन समाज की थी, उपेक्षित थी, शूद्र थी, उनके लिए उन्होंने स्कूल खोले, उनके लिए प्रसूति गृह खोले, ऐसी महिलाओं के लिए जो विधवा हो गई थी उनके लिए आश्रम खोला। साथ ही सावित्रीबाई फूले ने 23 साल की उम्र में काव्य फूले नाम से एक कविता संग्रह भी प्रकाशित करवाया, लिखा, जिसमें उन्होंने शूद्र, अतिशूद्र और उन महिलाओं के हालात का वर्णन किया और जो कि समाज में उपेक्षित थी, और उन्होंने पूरी मैच्योरिटी के साथ, पूरी राजनीतिक चेतना के साथ उन कविताओं को लिखा और वे अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही थी, आगे बढ़ रही थी। उनके पति के निधन होने के बाद उन्होंने उनके काम को आगे बढ़ाया और 1897 में जब देश में प्लेग फैला तो उन्होंने उन प्लेग के मरीजों की पूरी देखभाल की बिना डरे, साहस के साथ, और उसी दौरान उनको भी प्लेग हुआ और वो उसमें उनका निधन हो गया। साथ ही उन्होंने उस समय एक विधवा महिला के बच्चे को, लड़के को, जिनका नाम यशवंत था, उनको गोद लिया और वो उनकी परंपरा को आगे बढ़ाते रहे। आज हम सावित्रीबाई फूले की जयंती पर उनको याद करते हुए, उनको नमन करते हुए, उनके किए गए कामों पर बातचीत करेंगे। श्रुति नागवंशी जी भी हमारे बीच आ चुकी है, उनका भी नमस्कार। हमारे साथ कार्यक्रम में जो लोग जुड़े हैं उनमें हैं सबसे पहले सावित्रीबाई शिक्षक सम्मान से सम्मानित शिक्षिका और प्रभावशाली वक्ता औरंगाबाद से हैं तस्नीम पटेल जी, जिनकी अभी आत्मकथा भी आई है, धरती भर आकाश, जिसमें उन्होंने उनके पूरे बचपन से लेकर उनके एस्टेब्लिश होते तक, उनके यानी काम करते तक का जो जीवन संघर्ष है उसकी पूरी उनकी आत्मकथा है, जिन्होंने उन्होंने बचपन में जो मुश्किल भरा बचपन था, उसमें किस तरीके से वो पढ़ाई की, किस तरीके से आगे बढ़ी और उनकी जो राजनीतिक चेतना थी वो किस तरह से विकसित हुई और लोगों के बीच जाकर उन्होंने जो चेतना जगाई या राजनीतिक मुद्दों पर उन्होंने जो बात किया, ये सब की जानकारी है, ये सब बातें उनकी आत्मकथा में आपको पढ़ने मिलेंगी। और वो महाराष्ट्र से हैं, औरंगाबाद में रहती हैं, अभी तो वो रिटायर्ड हो चुकी हैं। हम आज तस्नीम जी के संघर्षशील जीवन के बारे में, संघर्षशील जीवन उनका जो रहा है उस तरीके से संघर्षशील जिंदगी उन्होंने बिताई है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में बहुजन समाज की स्त्रियों के बारे में वो बताएं कि किस तरीके से उनकी स्थिति अभी है। तस्नीम जी, साथ ही मैं इसके पहले सबका परिचय दे दूं। हमारे साथ हैं श्रुति नागवंशी जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वाराणसी से हैं। ये हम वाराणसी के साथ साथ आसपास के इलाकों में लगातार लड़कियों, महिलाओं और मुसहर जनजाति के समुदाय के साथ काम कर रही हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनकी शिक्षा को लेकर, उनकी जो रोजमर्रा की अभाव है उनको किस तरीके से पूरा किया जाना है, इन मुद्दों को लेकर काम कर रही हैं। अभी फिलहाल अनेक सम्मानों से वो सम्मानित भी हुई है। फिलहाल उनको पब्लिक पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है और उन्होंने सावित्रीबाई फूले महिला पंचायत की स्थापना भी की है। हमारे साथ हैं, अभी जुड़े थे लेकिन विद्या भाई, शायद उनका नेटवर्क चला गया है। विद्या भाई पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता हैं और वो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के बघौच गांव में मुसहर जनजाति बस्ती में जाकर काम कर रहे हैं।
वहां उन्होंने एक आश्रम भी बनाया है और देश के तमाम अनेक जगह पर जाकर उन्होंने इस तरीके से हाशिए पर और संघर्षशील लोगों के साथ काम किया है और कर रहे हैं। रीना शाक्य जी जो अभी हमारे साथ जुड़ी रही हैं, वो ग्वालियर से हैं, वे भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वे आती हैं तो उनसे बातचीत की जाएगी। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी तस्नीम जी से कि बहुजन समाज की जो स्त्रियां हैं वर्तमान में उनकी स्थिति क्या है, साथ ही वो बताएं कि 2 शताब्दी पहले भारत में जो स्त्री शिक्षा की मशाल जलाई थी सावित्रीबाई फूले ने, वो बहुजन समाज से आती थी और उन आदर की पात्र तो जरूर है, लेकिन क्या आपको लगता है कि उनसे समाज अभी भी प्रेरणा ले रहा है या उनकी जय जयकार कर रहा है? इस बात पर अपने विचार रखें। वो मैं सबसे पहले गांव के लोग ने इस संगोष्ठी को आज रखा है। सावित्रीबाई के स्मरण में आपने जो ये संगोष्ठी आयोजित की, उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बधाई देती हूँ और इस विषय की भी सराहना करती हूँ कि विरासत के रूप में तो हमें सावित्रीबाई फुले बहुत कुछ छोड़ गई हैं, मगर आज के दौर की स्त्रियां उसे कितना ले पा रही हैं, कितना उनकी विरासत को बांट पा रही हैं, ये भी सोचने जैसी एक बात है। आपने बहुत अच्छा विषय एक चिंतन के लिए दिया है, इसलिए आपको मैं बधाई देती हूँ। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि क्रांति ज्योति, हमारे महाराष्ट्र में सावित्री जी को हम क्रांति ज्योति कहते हैं, लेकिन एक छोटा सा जुगनू बनकर वो चमकी थी और ज्योतिराव का साथ पाकर वो मशाल बन गई और इस शताब्दी में आते आते वो क्रांति ज्योति बन गई है। हम जो भी उन्हें उपाधियों से नवाजे, लेकिन मेरा कहना यह है कि सारी बातों का संज्ञान लेने के पश्चात ज्योतिराव जी ने उनके मन में ये जोत जगाई थी कि सब दुखों के पीछे अज्ञानता होती है और अज्ञानता को दूर करने के बाद ही ज्ञान का दीप प्रज्वलित होता है और उस दीप में हम अपना सर्वांगीण व्यक्तित्व सुधार सकते हैं। इस तरह का मूल मंत्र सावित्री जी के पति महात्मा ज्योतिराव जी ने उन्हें दिया। सवाल ऐसा है, सदियों तक स्त्रियां कभी बाहर आई नहीं और वो दहलीज लांघकर कभी जा नहीं पाई। मेरा तो ये कहना है कि मैं समाज में 2 ही जातियां मानती हूँ, एक स्त्री और दूसरा पुरुष। अब उसमें आप अगड़ी कह ले, पिछड़ी कह ले, अल्पसंख्यक कह ले, कुछ भी कह ले, मगर कमोबेश हर समाज में स्त्री की स्थिति बहुत अच्छी है। ये कहना मेरे हिसाब से बड़ा हिम्मत वाला, साहस वाला काम है। हर समाज में उस जमाने में उन लोगों ने बहुत अत्याचार किए स्त्रियों पर, इसलिए बाबा साहब ने कई जगह लिखा है कि मेरी दृष्टि में दलित और स्त्री एक जैसे ही हैं। ये बात सही है। इस बात को मैं भी अपने मन में, सीने में सजोए बचपन से जो यातनाएं भोगती चली हूं, मुझे ऐसा लगता है कि आजादी के बाद जब मैंने जन्म लिया और भारतीय संविधान जब लिखा गया, उस समय मैंने आंखें खोली थी, तो इतना कष्ट केवल शिक्षा लेने के लिए मुझे सहना पड़ा। सावित्री जी का तो कल्पना ही कीजिए, पारतंत्र का काल था और स्त्री का शिक्षा शब्द भी उच्चारना मानो जघन्य अपराध था। ऐसी स्थिति में सावित्रीबाई ने तमाम महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए, मैं तो कहूंगी तमाम देश की महिलाओं के लिए, फिर चाहे वो किसी भी जाति धर्म की हो, ज्ञान का दिया प्रज्वलित किया। उसकी लौ में आज हम
चल रहे हैं। मेरा यह मानना है कि मैं जिस समाज से आई हूं वो मुस्लिम समाज, शिक्षा के विरोध में तो नहीं था, लेकिन शिक्षा लेने की अनुमति भी हमें नहीं थी। बातें तो हम स्त्री के लिए बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि कुरान में ऐसा है, गीता में ऐसा है, वेद में ऐसा है, स्त्री ऐसा पुरुष के साथ चलती थी। कुरान में भी वो बिल्कुल पुरुषों को धोबी पछाड़ देती थी। लेकिन जब मुझ जैसी स्त्री और मेरी जैसी कई अनेक लड़कियां पढ़ने के लिए बाहर निकलती थी तो उन्हें फिर से वापस लौटकर अपने ही घर के दड़बे में बंद होना पड़ता था। ये आजादी के बाद की, संविधान आने के बाद की बात है। सावित्री जी ने तो उस समय बहुत बड़ा कार्य किया जिस समय देश को आजादी भी नहीं थी। मैं उनके बारे में इतना ही कहूंगी कि कठिन स्थिति में संघर्ष करने पर एक बहुमूल्य संपत्ति विकसित होती है जिसका नाम है आत्मबल। जो सावित्री जी में था, उस आत्मबल के दमखम पर ही उन्होंने जो अलख जगाया स्त्री शिक्षा का, वो आज तक जोर पकड़ रहा है लेकिन क्षीण नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ी विरासत आत्मबल की यदि किसी से हमने लिया है तो माता सावित्री से लिया है। मुझे ये कहने में बहुत अभिमान महसूस होता है कि मुझ जैसी लड़की को एक देहात में पढ़ाई करने जाने के लिए गाली गलौज सुननी पड़ती थी। मेरे पिता को प्रताड़ित किया जाता था और उन्हें भद्दे शब्दों में ये कहा जाता था कि ये बेटी को पढ़ाना माने बहुत ही अपशब्द, उसके लिए मैं यहाँ नहीं बता सकती आपको। ये सब मैंने भोगा, सुना और ऐसा लगता था कि कोई भद्दे शब्द जो बोल रहे हैं वो हमारे कान में बिल्कुल गरम शीशा छोड़ रहे हैं। इसके बावजूद भी मेरी माँ जो मुझे पढ़ने के लिए सदा प्रेरित करती रही, उस दौर में मैंने सावित्री जी को सुना, देखा नहीं था, मगर मैं सदा ढूंढती रही कि सावित्री कैसी होगी, मेरी माँ जैसी होगी। ये एक आत्मबल लेकर उनका आज तक हम इस दौर तक, उस दौर से लेकर इस दौर तक जो चल रहे हैं, ये सारा श्रेय विरासत के रूप में हमें क्रांति ज्योति सावित्री जी के ही माध्यम से मिला है, ऐसा मेरा मानना है। मैं ये भी आपको बताना चाहूंगी कि किसी चीज की विरासत में मिल जाना ये तो बड़ी आसान बात है। जैसे आजकल की लड़कियों को विरासत के रूप में सावित्री ने इतना कुछ दे दिया है, मगर हम उसका कितना इस्तेमाल करते हैं ये भी महत्वपूर्ण बात मेरे मन में उठती रहती है। अर्चना जी, मैं आपको ये बता दूं कि हमारे महाराष्ट्र में एक ऐसी कहावत है मराठी में, शिवाजी जन्मला पाहिजे। छत्रपती शिवाजी के बारे में मैं बता रही हूं। छत्रपती शिवाजी जन्मले पाहिजे, सावित्रीबाई फुले समाजात वारंवार आल्या पाहिजे जन्म घेऊन, जिजाऊ प्रत्येक घरात झाली पाहिजे, पण ती माझ्या घरात नको, दुसऱ्याच्या घरात। हम सब कुछ चाहते हैं मगर आज की मानसिकता ऐसी है कि मैं उससे दूर रहूं, मेरे घर ये झंझट नहीं होना चाहिए। मैं ये मानती हूं सावित्री ने विरासत के रूप में हम सबको एक बात दी है, वो बात ये है कि आरंभ अपने घर से करो और स्वयं से करो। ये सबसे बड़ी प्रेरणा उनसे हमें मिलती है। इसलिए आज फिर एक बार मनन चिंतन करने की आवश्यकता है कि बताने के लिए उनका कार्य बहुत है। मैं क्या क्या बताऊं आपको उनके बारे में, बहुत बड़ा कार्य उनका है। 10 मिनट में तो मैं उसे बता नहीं पाऊंगी, मगर मैं इतना जरूर बोलूंगी कि उनसे हम आत्मबल सीखे। आज की पीढ़ी, उनसे हम ये सीखे कि हर संघर्ष में झुकना नहीं है, हमें किसी को झुकाना भी नहीं है, लेकिन अपने कदम आगे बढ़ाते रहना है, निरंतर बढ़ाते रहना है। और ये मानना है कि जो ज्ञानी होगा अज्ञान से लड़ेगा और जो अज्ञान से लड़ेगा वही समाज में जीत हासिल करेगा। यदि औरत को दृढ़ता से खड़ा रहना है
तो दो चीजें सावित्रीबाई से सीखनी है, एक उनका आत्मबल और उनका संघर्ष और निरंतर आगे बढ़ने की उनकी प्रेरणा, लगातार बढ़ने की। कई व्यवधानों के बाद, कई तकलीफों के बाद वो सदा आगे अग्रसर होती रही। ये सबसे महत्वपूर्ण बात आज उनसे हमें आज के समाज में लेनी है। सावित्रीबाई को जब जब भी थोड़ा बहुत हम समझने की कोशिश करते हैं तो मैं ये मानती हूं कि सावित्रीबाई पढ़ाई का मतलब अक्षर ज्ञान नहीं लेती। केवल अक्षर ज्ञान ले लेना माने तालीम हो गई, ऐसा सावित्री का मत नहीं है। सावित्रीबाई जो भी देती है वो ये देती है कि इससे सुसंस्कृत बन। सावित्रीबाई ने जो क्रांतिकारी निर्णय उस समय लिए, आज हमें ऐसा लगता है कि ज्योतिबा के पीछे पीछे चलने वाली वो एक सावित्रीबाई स्त्री शिक्षा के लिए ही काम करती रही, इतना ही सीमित उसका अर्थ मैं नहीं लेती। मैं ये मानती हूं कि वो समाज से गाली गलौज भी खाती है, समाज की प्रताड़नाएं सहती है, लेकिन अपने लक्ष्य को नहीं त्यागती। इस बात को आज के समाज में आप मनन चिंतन करें तो मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगी। ये गत वर्ष की बात है। गत वर्ष में मैं समझती हूँ मुंबई के ही कोई वैद्यकीय महाविद्यालय में, धुलिया जिला जो आदिवासी माना जाता है, वहां से आजकल बहुत सारे अच्छे अच्छे लड़कियां हर क्षेत्र में आ रही हैं। मुंबई के वैद्यकीय महाविद्यालय में एक लड़की पढ़ाई के लिए आई, शायद उसका नाम तड़वी था, तड़वी, आदिवासी समाज की लड़की थी। जो हम आम बात समझते हैं वो बात उसके साथ हुई। लड़कियों ने उसका रैगिंग किया। इस लड़की ने क्या करना, रैगिंग का विरोध तो नहीं किया, उसने एक नोट लिख दी कि इस तरह मैं बहुत तंग आ गई हूं, उब गई हूं, और इनके सताने के कारण, प्रताड़ना के कारण मेरी जात पर वो बार बार उंगली उठाते हैं और कहते हैं कि गुणवत्ता नहीं है, आप केवल आरक्षण के नाम पर यहाँ पहुंची, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए मैं सुसाइड कर रही हूँ। और उसने फांसी के फंदे पर अपने को लटका लिया। मेरी बेटी मुझसे कहती है, माँ इतनी तकलीफ देने के बाद वो दूसरा और क्या कदम उठा सकती थी। मैंने उसे एक ही उदाहरण दिया कि बेटी, जात के आधार पर प्रताड़ित होने से आत्महत्या करना ये कोई उपाय नहीं है। वो बच्ची तो चली गई, समस्या तो जहां की वहीं रुकी है। मैंने बच्चे से प्रति प्रश्न ये किया, बाबा साहब जहां बड़े ऊंचे होते पर थे, उनका चपरासी उस कुर्सी को, स्टूल को साफ कर लेता था और कहता था कि मैं एक अछूत की फाइल भी नहीं उठाऊंगा। क्या बाबा साहब उस समय आत्महत्या कर लेते तो आज हम संविधान की इतनी बातें करते? नहीं करते। सावित्रीबाई जब रास्ते से चलती तो लोग उन्हें इतना प्रताड़ित करते, इतने अपशब्द बोलते, उस समय वो प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर लेती तो आज हम किसकी विरासत पे इतना फख्र करते, इतना गर्व करते। आज की पीढ़ी को ये सोचना चाहिए कि जब तक हम सहेंगे नहीं तब तक मजबूत होंगे नहीं। ये बहुत बड़ा संदेश सावित्री जी ने हमें दिया है। बड़ी बड़ी उच्च डिग्रियां प्राप्त कर लेने के बाद पीएचडी हो जाना, डॉक्टर हो जाना, इंजीनियर हो जाना, आसमान में छू लेने के बाद भी हम छोटी छोटी बातों को, आजकल की नौजवान लड़कियां आत्महत्या का मार्ग पकड़ लेती हैं तो वो सावित्रीबाई को समझ नहीं पाती या सावित्री उनकी पकड़ से बाहर हो जाती है। हमें ये सोचना चाहिए कि वो इतना कष्ट नहीं सहती तो हमें आज कुछ भी नहीं मिलता। जिस मुस्लिम समाज से मैं आई हूं, मुल्लाओं की प्रताड़ना से मेरे पिताजी अगर थक कर बैठ जाते, हार कर बैठ जाते और मेरी माँ खुद आत्महत्या कर लेती और मुझे पढ़ने नहीं देती। मेरी माँ अनपढ़ थी लेकिन मुझे उसने बहुत पढ़ाया, यही कहा कि पढ़ना चाहिए, पढ़ने से ही आदमी मजबूत बनता है। और ज्ञान ही एक ऐसा गहना है जो स्त्री को बहुत ही ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। एक अनपढ़ माँ की ये सोच है तो मैं भी ये सोचती हूँ कि सावित्री की माँ ने भी उन्हें यही सोच दी होंगी, ज्योतिराव भी उनके साथ साथ संग संग चले होंगे, तभी सावित्री ने
ये इस पीढ़ी का मार्गदर्शन किया है, मगर उस मार्गदर्शन को हम आत्मसात नहीं कर पाए तो क्या पाया हमने जिंदगी में और क्या खोया हमने जिंदगी। डिग्रियां ले लेना माने अक्षर ज्ञान हो जाना है, उस बात को समझ लेना माने सही ज्ञान है, जो सावित्री ने उस समय समझा था। उन्होंने केवल अक्षर ज्ञान को ज्ञान नहीं माना, उन्हें समाज की कुरीतियों से लड़ना पड़ा, उन्हें घर के लोगों से लड़ना पड़ा, यहां तक कि उन्हें अपना मायका तक, अपना भाई तक खोना पड़ा। जब जब भी कोई मुसीबत का समय ज्योतिराव पर आया, वो कंधे से कंधा मिलाकर उस मुसीबत के साथ भी वो टकराती रही। ये सही ज्ञान होता है। सावित्री की इस सोच को सदा हम प्रणाम करना चाहिए, वरना ये सोच हम नहीं आत्मसात करेंगे तो क्या आजकल की नौजवान पीढ़ियां इसी तरह आत्महत्या की तरफ जाएंगी। बाबा साहब और सावित्री बाई ने हमें यही सिखाया है कि ज्ञान लो तो खुले आंखों से, अक्षर ज्ञान मत लो, उसको सुसंस्कृत रूप में अपनी जिंदगी के संघर्ष का एक मजबूत माध्यम बनाओ। ये दो विभूति ऐसे हैं जिनको मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। काश बाबा साहब स्त्रियों की तुलना दलितों के साथ नहीं करते और ये कहते कि शोषित स्त्री के लिए मैं कर रहा हूं। उस समय मैं ये सोचती हूँ कि काश बाबा साहब नहीं होते तो क्या तस्नीम पटेल जो मुस्लिम समाज की लड़की थी, आज से 42 साल पहले, या मैं यूं कहूं 42 भी नहीं, 50 साल पहले एक देहात में पढ़ाई कर सकती। इतनी प्रताड़ना और गाली गलौज सहने के बाद भी वो खड़ी रह सकती। ये बल कहाँ से मिलता है? तो हमें सावित्री से मिलता है, हमें भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब से मिलता है। इसलिए मैं कई बार कहती हूँ, मेरे दो पिताजी हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया। वो मेरे स्वर्गीय पिताजी नूर मोहम्मद पटेल को तो मैं पिता मानती हूँ। दूसरे जो मैं यहां तक पहुंची, एक देहात से मैं दिल्ली तक पहुंची, एक देहात से मैं पीएचडी तक पहुंची, केवल अक्षर ज्ञान पर मैं इतराती नहीं हूं, सोच लेकर चली। इसका सारा श्रेय अगर मैं देना चाहती हूं तो मेरे दूसरे पिता जिन्होंने मुझे कर्म सिखाया वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और मेरी माँ सावित्रीबाई फुले है। कुछ भी कर लो आप, हम डिगेंगे नहीं, हम हटेंगे नहीं, हम निराश नहीं होंगे। ये बात अगर किसी ने सिखाई तो सावित्री ने सिखाई। उनके नाम पर विश्वविद्यालय खोलो, मगर हम अक्षर ज्ञान तक की ही बात करेंगे तो हम सावित्री को नहीं समझ पाएंगे। वो ऐसी क्रांति की ज्योत है जो हर पहलू पे विचार विमर्श करती है। पढ़ने से स्त्री आत्मनिर्भर बनेगी, आत्मनिर्भर बनेगी तो आत्मसम्मान पाएगी, पति के विचारों का सम्मान करेगी, पति के साथ साथ चलेगी तो संसार को सुखरूप बनाएगी। ये कितना बड़ा विश्वविद्यालय है, इसके लिए कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सावित्री को समझना भी बहुत जरूरी है। उनकी विरासत कुप्रथाओं के विरुद्ध लड़ती है, समाज के नीतिमत्ता के ठेकेदारों के साथ लड़ती है। काशीबाई नाम की एक पूना की ब्राह्मण स्त्री अपने देवर के साथ ही जब प्रताड़ित होती है और विधवा होने के बावजूद वो पेट से हो जाती है और मुंह अंधेरे में जाकर नदिया के किनारे अपने बच्चे को, नवजात बच्चे को छोड़ देती है। उस समय सावित्री ये सोचती है कि क्या इस तरह का कर्म करने में स्त्री ही जिम्मेदार है, उसके पुरुष घर के उस देवर का कोई संबंध नहीं है, मगर समाज हमेशा औरत को ही क्यों गुनाह के कटघरे में खड़ा करता है। इसलिए उन्होंने उस नवजात बच्चे को उठा लिया, उसको पाला पोसा, मगर उस विधवा को, विधवा का एक आश्रम खोलकर ऐसी सारी विधवाओं को वहां पनाह दी और उन्हें अपना एक मायका दिया जहां वो रह सके, इस समाज की बुरी नजर से बच सके। और नीति का ठेका जिन्होंने लेकर अपना मुंह काला किया था, उन्हें एक तमाचा लगाया कि आप नीति के ठेके के नाम पर जो अनीति फैलाते हैं, और इस अनीति की शिकार और सवालों का कटघरा सदा औरत को ही सहना पड़ता है। इस कटघरे से बाहर आओ और आत्मसम्मान से जीना। उस पुत्र को उन्होंने अपने गोद लिया और उसका नाम यशवंत रखा कि तू जिंदगी में सदा यश पाता रहा। ये सावित्री से सीखने जैसी आज की पीढ़ी के
लिए एक आदर्श बातें मैं मानती हूँ। दूसरी बात यह है कि जब कोई बात बन जाती थी तो उनके मायके वाले नाराज होते थे, तब उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ त्याग सकती हूँ, मेरा मायका भी त्याग सकती हूँ, मैं ज्योतिराव को नहीं त्याग सकती। क्या आज की महिला इस पर विचार करेगी? आज की युवतियां इस पर विचार करेंगी? ये विचार करना सही तालीम है। सावित्रीबाई ने जो अलख जगाया वो आत्मसम्मान का अलख है, वो आत्मनिर्भरता का अलख है, और जिसमें आत्मबल जग जाए वो समाज की हर बुराई से लड़ सकती है। इसलिए हम केवल आक्रोश करते हैं कि अन्याय बहुत बढ़ गए, अत्याचार बहुत बढ़ गए, बलात्कार बहुत, इसकी संख्या गिनने से कोई कुछ कम होने वाला नहीं है। हमारी इतनी बड़ी मार्गदर्शिका है, उसने क्या नहीं सहा, उसके ऊपर क्या क्या परेशानियां नहीं आई, लेकिन वो टूटी नहीं, झुकी नहीं, आगे बढ़ती गई। ये सही आत्मज्ञान अगर किसी ने विरासत के रूप में हमारे लिए छोड़ा है तो वो सावित्रीबाई ने छोड़ा है। सावित्रीबाई ने ये सिखाया है कि लड़ो, आगे बढ़ो, तो ही आपकी जीत होगी, अन्यथा आप कभी नहीं जीत सकती। शिकायत करना ये दुर्बलता का लक्षण है, जवाब देना ये शिक्षा का सही अर्थ है। ये विश्लेषण अगर किसी ने दिया है तो वो सावित्रीबाई। समझना है तो सावित्री का विमर्श बहुत भारी है। केवल स्त्री शिक्षा की पाठशाला खोली, वहां कई लड़कियों को पढ़ाया, भिड़ेवाड़े में वो गई, वो पहली विद्यार्थिनी बनी ज्योतिराव की, ये सब ठीक है, लेकिन ये सब करने के पीछे उनका उद्देश्य क्या था स्त्री के लिए, ये भी समझना बहुत जरूरी है। हम मूल बातों को यदि छोड़ देते हैं तो सावित्री की विरासत यूं ही उत्सवों में मनती जाएगी, लेकिन सावित्री आहिस्ता आहिस्ता आज की युवतियों से निकलती जाएगी, हाथ से फिसलती जाएगी। मैं चाहती हूं कि सावित्री को समझ लेना चाहिए, उनके हर पहलू को समझना चाहिए, हर बात को समझना चाहिए, उनके संघर्ष को केवल पढ़ाई का माध्यम नहीं, कैसा संघर्ष किया उसकी अनुभूति लेना चाहिए, और ये अनुभूति वही ले सकता है जो इस दौर से गुजरता है, स्वयं सावित्री की जगह रखकर स्वयं को परखता है, वही कुछ इस अनुभूति के आधार पर उनकी विरासत को आगे बढ़ाता जाता है। अपर्णा जी, आपके पास ही एक कवि है, मैं उन्हें कल ही पढ़कर समाप्त करी हूँ, उनका नाम विद्रोही है, ये किताब आपने मुझे भेजी थी, उसमें उनकी 2 पंक्तियां मुझे बहुत अच्छी लगी। वो पंक्तियां ये थी, पहले कौन सी स्त्री जली होगी या जलाई गई होगी ये मैं नहीं जानता, मुझे ये चिंता है भविष्य में जो स्त्री जलाई जाएगी ये भी मैं नहीं जानता। जो पहली स्त्री जलाई गई शायद वो मेरी मां होगी, और भविष्य में जो स्त्री जलाएगी शायद वो मेरी बेटी होगी। ये मैं होने नहीं दूंगा, ये मैं होने नहीं दूंगा। मैं विद्रोही को मन ही मन सलाम करती रही कि क्या सोच है इस आदमी की, कितना भारी चिंतन उन्होंने स्त्री के ऊपर किया है। सावित्री ने यही समझाया है कि मैं सती जाने नहीं दूंगी किसी को, किसी के मैं बाल कतरने नहीं दूंगी। इसलिए पुणे में उन्होंने जो बाल काटने वाले होते हैं हजाम, उनका 1 दिन का हड़ताल करवाया था, और ये प्रतिज्ञा करवाई थी कि मैं किसी भी विधवा स्त्री के बाल को नहीं काटूंगा। ये कितना बड़ा तमाचा है। इसके लिए वो किसी विश्वविद्यालय में नहीं गई थी, किसी विदेश में नहीं गई थी, वहां से तैयार नहीं होके आई थी। इतना धैर्य कहाँ से आता है? इसी का तो नाम ज्ञान है। किताबें पढ़ लेने से ये नहीं आता, अपने मन के उत्साह को अक्षर की जोड़ से जुड़ा देना। अगर किसी से सीखना है तो वो सावित्री बाई फुले हैं। मैं उनको बहुत प्रणाम करती हूँ और ये मानती हूँ कि वो मेरी जिंदगी का एक आदर्श है। जैसे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब मेरा एक आदर्श है, सावित्री बाई फुले जो मेरी माँ की जगह है, मैं अपनी माँ में भी उन्हें देखती रही और पिता के रूप में बाबा साहब को देखती रही। इस विरासत को आगे लेके चलेंगे तो आज जो छोटी छोटी बातों पे, छोटी यानी क्षुल्लक घटनाओं पे लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं, क्यों? कहने को तो विरासत हम सावित्री बाई की बताते हैं,
मगर हम इतने कमजोर कैसे हो जाते हैं। जब भी इस तरह का विचार आता है, मैं आज की युवतियों से ये कहूंगी कि वो उस समय, उस कमजोर क्षणों में सावित्री जी का स्मरण करें, मजबूत बने, दृढ़ बने। बहुत बड़ी विरासत उन्होंने हमारे हाथ में सौंपी है, उस धरोहर को हम पूर्ण मनोयोग से आगे ले जाएं, तो ही सावित्री जी के स्मरण को कोई मतलब रहेगा। अन्यथा बोलना अलग बात है, आचरण में लाना अलग बात है। सावित्री जी आचरण में लाने का बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, वो कृतिपीठ है, ऐसा मैं मानती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तस्नीम जी। समय रहेगा तो आपके पास हम फिर आएंगे। अब मैं विद्या भाई से चाहूंगी कि वो हम इस बात की हमको का जवाब दें या जानकारी दें कि अभी हम अब देख रहे हैं कि समाज में लगातार महिलाओं के प्रति अपराध और जो उत्पीड़न है वो बढ़ रहा है। साथ ही अंधविश्वास और ब्राह्मणवाद भी बहुत तेजी से हमको अपने समाज में देखने को मिल रहा है। तो इससे लड़ने में जो सावित्रीबाई फूले की विरासत है वो किस रूप में हमारा मार्गदर्शन कर सकेगी? बहुत बहुत धन्यवाद अपर्णा जी आज के कार्यक्रम के लिए। मेरा कनेक्शन बहुत खराब आज अचानक से हो गया, अभी ऐसे टाइम पे होता है, लेकिन उम्मीद है मेरी आवाज आ रही है आपको। हाँ, आवाज आ रही है। आ रही है आवाज। अच्छा, तो देखिए, मैं सावित्रीबाई फूले को सावित्री माई फूले हम लोगों की माई है, इसलिए हम उनको माँ बोलते हैं। तो देखिए, जब सावित्री माई का नाम लेते हैं तो ज्योतिबा का साथ आता है, और ज्योतिबा का नाम लेते हैं तो सावित्री माई का साथ आता है, कि दोनों जो है मैं समझता हूँ इंडिया की हिस्ट्री में जो है एक सबसे ज्यादा आइडियल कपल, एक एक इतना आदर्श जोड़ा वो हिस्ट्री में नहीं है कहीं। तो एक जो पूरी लड़ाई या जो भी बदलाव की बात हम करते हैं, तो हम देखते हैं कि एक जीवन साथी के तौर पे उन्होंने, एक साथी के तौर पे ज्योतिबा ने सावित्री माई फुले को आगे किया हर जगह पे। तो संघर्ष उनके बहुत ज्यादा थे। उन्होंने एक वैचारिक प्रतिबद्धता बनाई, और जो इसका सबसे बड़ा पार्ट है वो ये है कि अगर बदलाव की शुरुआत होनी है तो पहले अपने घर से होनी है। जिस आइडियोलॉजी को लेके हम चलते हैं अक्सर, और जो आप अभी बात कर रहे थे, आज से इतने 100-150 साल पहले जितनी मजबूती के साथ वो लोग अपनी बातों पे खड़े रहे, और बहुत मुश्किलों के साथ में घर भी उनको छोड़ना पड़ा। आज अगर उसके 150-200 साल बाद जब सब सुविधाएं हैं लोगों के पास में, उसके बावजूद भी हम लोगों के जो है कई प्रकार के चेहरे हैं। एक चेहरे जो है वो पब्लिक में होता है, एक चेहरा प्राइवेट में होता है, एक चेहरा छुपा करके होता है। तो हम भाषण कर देते हैं बड़े बड़े मंचों पर, लेकिन जब महिला का सवाल आता है, अक्सर महिला की अपने पे स्वाधीनता की बात आती है, अपने शरीर से लेकर के अपने राइट से लेकर के जो भी चीज है, तो वहां पर हमारे पूरे जो है, हम कितना भी बोल दें, जय भीम बोल दें, नमो बुद्धाय बोल दें, जय सावित्री बोल दें, जय मार्क्स बोल दें, लेनिन बोल दें, सब बोल दें, लेकिन वो जो महिला पुरुष के रिश्तों को लेकर के हमारे समाज के अंदर अभी भी वैसी ही स्थिति बनी हुई है जैसे शायद ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई देख रही थी उस जमाने में। क्योंकि जो एक उदाहरण है जैसे यशवंत को गोद लेना, वो इतना बड़ा उदाहरण है कि आज की परिस्थितियों में भी कोई उसको वैसा काम नहीं कर सकता है, आज भी नहीं, कि कैसे उन्होंने जो है एक जो उस जमाने में होता था, बेमेल विवाह होते थे, महिला और पुरुष के विवाहों का जो अंतर था बहुत ज्यादा था, तो बाल विधवाएं हो जाती थी, उनके लिए उन्होंने गर्भवती होती थी, जो बहुत सारी स्थितियां थी। जिस चीज को उन्होंने पिकअप किया वो इतना कठिन काम है। मैं आज हमारे लोग सब सावित्री बाई को नमस्कार कर रहे हैं, लोग नेता लोग कर रहे हैं, फूल मालाएं चढ़ा रहे हैं, लेकिन वही जब किसी गांव में केस हो जाता है, कोई लड़की या लड़का चलता है, तो हमारे अखबारों की खबरें कैसे बनती हैं? दो प्रेमी प्रेमिका फुर रंगे हाथों पकड़े गए, रंग रेलियां मनाते हुए पकड़े गए, किसी का बच्चा हो गया। तो आपके हिंदी अखबारों को पूरा देख लीजिए, तो इतना घटिया उनका नजरिया होता है देखने का। वो नजरिए से हम आज भी जूझ रहे हैं। फर्क इतना है कि ज्योतिबा और सावित्री बाई का जो था वैचारिकी की ताकत थी, आज हम लोग उनका नाम लेते हैं, माला चढ़ाते हैं, लेकिन जब ये सवाल हमारे सामने आते हैं तो हम जो है
एक बृहत्तर समाज के सामने खड़े होते हैं कि भाई ये गलत काम कर रहे हैं लोग, ये गलत काम वाली जो पूरी धारणा है। तो जो हम लोग के अंदर जैसे एक हमारे मित्र ने बहुत पहले बोला था कि हम लोग क्रिटिसिज्म करते हैं, आलोचनात्मक हम सिर्फ चीज निकाल लेते हैं, लेकिन जब तक हम एक विकल्प नहीं देंगे समाज को, तो वो आलोचना का कोई मतलब नहीं बनता है। और हम देख रहे हैं कि ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले जो है, दोनों के दोनों जो है समाज के लिए काम कर रहे हैं और समाज में विकल्प भी दे रहे हैं। विकल्प माने ऑल्टरनेटिव थ्रू एक्शन। तो जो ऑल्टरनेटिव थ्रू एक्शन है, उनकी पूरी जिंदगी इस पे लग गई। और इस चीज को ये भी समझना जरूरी है कि जो लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भाई हमारे पास बहुत बड़ी डिग्रियां हैं, ये डिग्री कोई मायने नहीं रखती उस सेंस में, जब हम देखते हैं कि जब तक जनहित ना हो। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के जमाने में तो कठिन समय था, उस समय पेशवाई थी, पेशवा में ब्राह्मणों का वर्चस्व था, आज भी है, वो कम नहीं हुआ है। लेकिन उन्होंने जो विकल्प दिया, एक ऐसा मानववादी विकल्प जो किसी हेट्रेड से नहीं बना हुआ था। ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणवाद की आलोचना की, क्रिटिक की, पूंजीवाद की भी की, और बहुत अच्छे से उन्होंने जो किसान का कोड़ा और गुलामगिरी जैसी चीजें उनकी आई, मैं समझता हूँ आज भी वो मास्टरपीस है। वो डॉक्यूमेंट हमारे समाज के लिए, जब किसान आंदोलन चल रहा था, तो मैं लोगों को बार बार कहता था कि किसान का कोड़ा पढ़ लीजिए। वो जो पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद को उन्होंने जो दोनों को बताया, एक समाज का दुश्मन। तो जब हम ये चीजों को देखते हैं आज के दौर में भी, तो आज के दौर में क्या है कि हमारे जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, या जो अपने को बुद्धिजीवी भी बोलते हैं, उनका जो पर्सनल लाइफ में कैरेक्टरिस्टिक होता है बिल्कुल उसके ऑपोजिट होता है कई बार, जो वो पब्लिक लाइफ में कह रहे हैं। और नतीजा ये होता है कि हम क्रिटिक तो कर रहे हैं ब्राह्मणिज्म की, लेकिन वो केवल जो है उनकी जगह पे खुद बैठ जाए उतना ही तक सीमित हो गया। इसमें चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर हों, चाहे ज्योतिबा फुले हों, चाहे सावित्रीबाई फुले हो, चाहे पेरियार हों, सब ने जो है एक विकल्प भी दिया, और सब ने जो है एक बेटर वे ऑफ लाइफ जिसे बोलना चाहिए, उससे बेहतरीन जिंदगी हमारी हो, वो उन्होंने बताया अपने रास्ते में जो भी है। जैसे जब विधवाओं के लिए स्कूल खोलना था या स्कूल की बात है, तो ज्योतिबा फुले ने देखा कि भाई ब्राह्मण महिलाओं में विधवा विवाह नहीं होते हैं। तो वहां पर उन्होंने ये नहीं देखा, उन्होंने देखा कि समाज में महिला त्रस्त है। इसका मतलब कि उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरे को काम केवल इन्हीं महिलाओं में करना है। उनके काम का दायरा बहुत बड़ा था, उनके विचार का दायरा बहुत बड़ा था, और उस बड़े में जो है जाति उन्मूलन का जो सवाल आता है, उसको हम बार बार कहते हैं कि लड़ाई केवल अकेले दलितों की लड़ाई नहीं है। जब बार बार ये बात आती है कि एनहिलेशन ऑफ कास्ट कैसे होगी, जाति का खात्मा कैसे होगा, तो ये खात्मा करने के लिए जो है वैचारिकी के तौर पे भी एक ब्राह्मणवाद की क्रिटिक समझनी पड़ेगी, और उसके साथ साथ पूंजीवाद की भी क्रिटिक समझनी पड़ेगी, जो फुले दंपति ने किया। और उसके साथ में जब हम महिलावाद की बात करते हैं, फेमिनिज्म की बात करते हैं, तो कास्ट के क्वेश्चन को एड्रेस किए बगैर, दलित बहुजन महिलाओं के सवाल को समझे बगैर आप जो है कोई फेमिनिस्ट नहीं हो सकता। अगर वो फेमिनिस्ट है तो वो भी एक प्रकार का एलिटिज्म है, और वो जो है बिल्कुल उन समाज के हाशिए के उस समाज को दूर करके अपनी बात, क्योंकि भारत के संदर्भ में कोई भी इज्म, चाहे कम्युनिज्म हो या मार्क्सिज्म बोले या फेमिनिज्म बोले, अगर वो जो है जाति के प्रश्न पर उसका कोई विचार नहीं है या ईमानदार सोच नहीं विकसित होती है, तो उसका कोई मतलब जो है इस बहुजन समाज के लिए नहीं है। तो आज जो हम सब लोग बात कर रहे हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही मैं मानूंगा कि एक जाति के विमर्श में सबको शामिल कीजिए, जो भी ऐसी ताकतें हैं, और जाति के साथ साथ जो हम पुरोहितवाद और उसके साथ साथ पूंजीवाद दोनों की क्रिटिक आएगी। महिला विमर्श में जो है बहुजन महिलाओं के सवाल और उनके बगैर, उनकी भागीदारी के बिना वो विमर्श अधूरा है, ये बहुत जरूरी है। और विकल्प हमको प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, और विकल्प बाबा साहब ने भी दिए, विकल्प ज्योतिबा फुले ने दिए, सावित्रीबाई फुले ने दिए। तो ये विकल्प ये है कि जो आंदोलन जो सफल हो सकते हैं कोई भी, वो महिलाओं की भागीदारी और उनको नेतृत्व में स्पेस दिए बगैर संभव नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने उस जमाने में ये स्पेस के लिए प्रयास किया और बहुत सफलता मिली, और ज्योतिबा फुले ने तो उदाहरण ही दिया, उनके तो पूरा उदाहरण ही है कि उन्होंने किस तरह से सोचा। ऐसा उदाहरण पेरियार का भी है। तो मैं समझता हूं कि जो भी आज के दौर में हम देख रहे हैं, अगर इसको हमको सफलताओं की तरफ वाकई में ले जाना है, तो फूले को माली समाज का महान क्रांतिकारी न बताएं, वो सारे देश के एक राष्ट्रपिता के तौर पे हम उनको देखते हैं, एक राष्ट्र नायक के तौर पे देखते हैं।
इसीलिए सावित्रीबाई फुले को भी हम ये बोलते हैं केवल बहुजन नायिका नहीं और राष्ट्र नायिका है, क्योंकि उस दौर में उन्होंने जो है, देखिए ये देश जो है शिक्षक दिवस मना रहा है, अब लोग मना रहे हैं सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन को। सरकारी तौर पे जो है वो राधा कृष्णन जी का जन्मदिन है। राधा कृष्णन ने कितना बच्चों को पढ़ाया और कितना शिक्षा पे काम किया, ये सब हमको पता है। अगर एक क्रिटिक उसकी भी हो जाए तो लोग को पता चल जाएगा कि राधा कृष्णन का क्या योगदान है भारतीय शिक्षा के संदर्भ में। और जहां तक शिक्षा की बात है, शिक्षा उन लोगों के बीच में प्रचारित करने में, कम से कम जिस समाज को हमेशा उत्पीड़ित किया गया हो, हाशिए पे रखा गया हो, बहिष्कृत किया गया हो, उस समाज में तो शिक्षा पहुंचाने का काम ही नहीं किया उन्होंने। तो इसलिए जो है आज स्कूल कॉलेजों में भी जो है ये हमारी सबकी जिम्मेवारी है कि सावित्रीबाई फुले के जो पूरा उनका जीवन दर्शन है, जो पूरा उनका संघर्ष है, उसको हम बताएं। तो एक बहुत बड़ा रोल मॉडल है वो आज के दौर में भी। एक जो है फुले दंपति और सावित्रीबाई फुले पर्टिकुलरली, वो बहुत बड़ा हमारे देश के सामने, हमारे समाज के सामने उदाहरण है कि उस जमाने में 150 साल पहले जब वो विधवा विवाह, बाल विवाह, अंधविश्वास निर्मूलन का बात कर सकते हैं, तो आज क्यों नहीं हो सकती वो बातें? आज हमारी जुबानें बंद क्यों हो जाती उन सवालों पर? तो मैं केवल इतना ही बोलूंगा, क्योंकि श्रुति जी भी हैं और भी है, तो फिर दोबारा मौका मिलेगा तो जरूर बात रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद विद्या जी। विद्या जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये कही कि सावित्रीबाई फुले का जो जन्मदिन है या उनकी जयंती है, उसको हमें शिक्षक दिवस के रूप में मनाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जितना काम किया वो बहुत बड़ा काम रहा है। और अभी हमारे घर एक कैलेंडर आया, जो साल का कैलेंडर होता है, उसमें हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोगों के जयंती पर लाल निशान या छुट्टियों का इंडिकेशन किया गया है जिन्होंने समाज के लिए इस तरीके का कोई काम नहीं किया, लेकिन ज्योतिबा फुले या सावित्रीबाई फुले की जो जन्म तिथि है या जो तारीखें हैं उसमें उनका किसी भी तरीके का उल्लेख नहीं है। तो ये भी एक ब्राह्मणवाद सोच का ही प्रतीक है। ये बहुत अफसोस की बात है। और अब मैं श्रुति जी को बोलने के लिए आमंत्रित करूंगी कि सावित्रीबाई फुले का जब नाम याद आता है या जब उनका जिक्र किया जाता है, तब महात्मा ज्योतिबा फुले का भी व्यक्तित्व सामने आता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम किए हैं। फुले की कल्पना ही एक दूसरे के बिना असंभव है। जहां सावित्रीबाई फुले हैं वहां ज्योतिबा फुले हैं, जहां ज्योतिबा फुले वहां सावित्रीबाई का नाम आता ही है। क्या आज स्त्रियों के लिए ऐसा साहचर्य संभव है आज के समाज में या आज के दौर में? ये बात के लिए मैं इस बात के लिए आमंत्रित करती हूँ श्रुति जी को। अगर एक लाइन में बोला जाए तो मेरे हिसाब से संभव है यदि हम कोशिश करेंगे। जैसा कि तस्नीम जी बोल रही थी कि मतलब मेरा बहुत ऐसे बहुत ही सकारात्मक सोच हम रखते हैं, और कई बार ये लगता है कि ना डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए, असंभव जैसा शब्द अपनी व्यक्तिगत डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। इसके लिए मुझे लगता है, हालांकि ये बात जितना कहने में आसान है, करने में उतना कठिन है। थोड़ी एक दो बातें हम रख दें, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। आप पूर्व वक्ताओं को सुन करके एक विचार मन में आ रहा था, और वो विचार क्या आ रहा था, बहुत समय से हम लोग इस मुद्दे की बार बार पैरवी करते रहते हैं, इस बात की कि महाराष्ट्र की जो वक्ता हैं उनको सुन के ऐसा मुझे लग रहा था कि हो सकता है कि महाराष्ट्र में जन जन सावित्रीबाई फुले के बारे में, ज्योतिबा फुले के बारे में जानते हों, पर नॉर्थ में मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे इतना ज्ञान नहीं भी है इसके बारे में। नॉर्थ में हमको हमेशा इस चीज का अभाव दिखा, और 2000 के समय में जब हम लोग ने हमने और लेनिन जी ने इस बात की पैरवी की, तो बहुत से लोगों ने इस बात का मजाक भी उड़ाया, खास करके वही जो जिनके दिमाग ब्राह्मणवाद से प्रभावित रहते हैं, ऐसे सब लोगों ने मजाक भी उड़ाया। और आज के समय में भी हमको वो अभाव दिखता है। जरूर कुछ सावित्री बा फुले और ज्योतिबा फुले
के बारे में लोग आज चर्चा कर रहे हैं, लोग जान रहे हैं, और गूगल ने भी उनको पिछले वर्ष समर्पित किया था डूडल बना करके। लेकिन अभी भी हमको लगता है कि इसका बड़ा अभाव है। लोग उनके बारे में जितना योगदान, जो कुछ अक्षरशः पूर्व के वक्ता कह रहे थे, उन सब बातों से मेरी पूरी सहमति है, और मैं भी बिल्कुल उसी तरह फुले दंपति को अपनी प्रेरणा स्रोत मानती हूँ। और मैं जहां भी बच्चों से बात करना होता है, लड़कियों को सावित्रीबाई फुले के बारे में बताना होता है, वहां हम इस बात के साथ ही अपनी बात शुरू करते हैं कि हम उस व्यक्तित्व के बारे में, उस महिला के बारे में बात करने जा रहे हैं जिस महिला ने इतना प्रताड़ना झेल करके, अगर हम महिलाओं के शिक्षा की पैरवी न की होती तो शायद हम भी पढ़ नहीं पाते। क्योंकि वो जो समय है, आज का जो समय है, हम इतने में परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, पर उन्होंने बहुत कुछ शेयर करके, तो हमको ये इस चीज को मन से मानना पड़ेगा कि कितना योगदान था उनका, कि आज अगर हम शिक्षित हो पाए और हम कुछ बात करने की स्थिति में हैं, हमें कोई जानते हैं, हम कुछ किसी के जीवन में कुछ कर पा रहे हैं, तो वो चीजें वहां थी। वो केवल हमारे जन्म देने वाले माँ बाप नहीं, वो फुले दंपति था। और मैंने कुछ नोट कर रखा है कि आज तो हम लोग तमाम सरकारी योजनाएं हैं, अलग अलग विभाग हैं, सब चीजें हैं, एनजीओज हैं, जो इन तमाम जो समाज की बुराइयां हैं, महिलाएं, लड़कियां, दलित वर्ग जिन चीजों को से आज भी जूझने को बाध्य है, इन सब चीजों के लिए विभाग और बहुत सारे एनजीओ काम कर रहे हैं। पर सावित्रीबाई फुले के समय में, ज्योतिबा फुले के समय में वो सब चीजें नहीं थी, और वो पहले दंपति हुए जिन्होंने इन चीजों की ओर लोगों का ध्यान, समाज का ध्यान और दिलाया, और उसके ऊपर काम करके उन पूरी सोच को, पूरी अवधारणा को बदल दिया। तो जो कुछ हम कहते हैं कि अभी मैं तो एनजीओ से संबद्ध हूँ, और जो कुछ हम वहां भी कर पा रहे हैं तो कहीं उनकी रोशनी में ही कर पा रहे हैं। मेरे व्यक्तिगत जीवन में और मेरे पेशेवर जीवन में, दोनों जीवन में उनका बहुत बड़ा योगदान और बहुत बड़ा प्रभाव है। लेकिन इस बात का साथ साथ में दुख है, रावत जी ने जो कहा कि हम लोगों को सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाना चाहिए और इस बात की पैरवी करनी चाहिए। बहुत दुख है इस बात का कि लोग उनके बारे में नहीं जानते, और शायद वो कहीं ना कहीं वही दिमाग है जो अपर्णा जी ने पूछा कि साहचर्य के साथ में इस तरीके का कामकाज किया जा सकता है, और वो किस तरीके से व्यवहार में है, नहीं है। मेरे हिसाब से वो किया जा सकता है, लेकिन वो चुनौतियां हर स्तर पे है। आपके व्यक्तिगत जीवन में खुद में भी आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, और आपको जूझना पड़ेगा, पल पल चुनौतियों का शिकार होना पड़ेगा। क्योंकि पहली चीज आपकी और आपका जो साथी है, उसमें भी कई बारी मतभेद हो सकते हैं, किसी मुद्दे को लेकर के, काम करने के तरीके को लेकर के, कहाँ पहुंचना चाहते हैं उस चीज को लेकर के। लेकिन अगर हमको लगता है कि अगर दो साथी हों और साथ में मिलकर के किसी भी बात के लिए अगर काम कर रहे हों, एक साहचर्य हो, क्योंकि वैसे भी पेशेवर तरीके में यदि हम कहीं जाके काम करते हैं, या कोई और हमारा जो बहुत निजी साथी, हमारा पति, हमारा जीवन साथी, हमारा मित्र अगर नहीं होता, तो वो किसी न किसी के साथ ही हम काम करते हैं, क्योंकि अकेले कोई काम नहीं किया जा सकता, अकेले कोई भी काम नहीं हो सकता। तो हम अगर हमारा एकदम व्यक्तिगत, अगर निजी संबंधी वाला अगर साथी हो, पति हो, प्रेमी हो, या कोई और तरीके का साथी हो, अगर उनके साथ में मिलके काम करना हो, तो इसमें दिक्कत क्या है। और जहां हमारा अंतर्विरोध दूसरे लोगों के साथ होगा, वही उसी तरह के कुछ अंतर्विरोध, या कुछ ज्यादा कई बारी अंतर्विरोध अपने लोगों के साथ भी होंगे। उन अंतर्विरोधों का जब हम नितांत अपने जीवन साथी के साथ, अगर हम एक सहचर्य में जीवन रहते हुए हम अपने अंतर्विरोधों का अगर समाधान नहीं कर सकते, और एक परिणाम पे, एक राय पे नहीं पहुंच सकते, तो हम पूरे समाज को कैसे दिशा देंगे।
और पूरे समाज के साथ कैसे तालमेल विचारों का बैठा पाएंगे। तो हमको लगता है कि इस तरीके का होना चाहिए, और करने वाले लोग, जहां जो लोग इस बात को ठान लिए हैं वो करते ही हैं, चाहे वो कितने तरीके के विरोधों का सामना करना पड़े। और विरोध असीमित हैं, आपको खुद से लेकर के समाज के लोगों का लोगों की सवालिया जो निगाह है उनका, तमाम और तरीके के प्लेटफॉर्म पे आपको लोगों के का विरोध अलग अलग तरीके से झेलना पड़ता है। मगर अगर हम लोगों के विरोध के बारे में सोचेंगे तो हम अपना काम नहीं कर पाएंगे, जो हमने अपने जीवन में सोचा है कि हमको ये करना है और इस तरीके का प्रभाव देना है। ये चीज हमें बेचैन कर रही है। इस चीज बेचैनी को अगर हम समाप्त करना चाहते हैं और अपने जीवन को एक लक्ष्य देना चाहते हैं तो वो हम नहीं कर पाएंगे। तो हमको वो बार बार, जैसा कि आप लोग कह रहे थे कि सावित्रीबाई फुले से प्रेरणा लेनी चाहिए, तो बिल्कुल प्रेरणा लेनी चाहिए। और हमको लगता है कि केवल सावित्रीबाई फुले से नहीं, बल्कि आज के समय में भी जो भी दलित और वंचित समुदाय के लोग हैं, उन सब के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए कि कितने अभाव में रहते हुए भी, चाहे वो संसाधन के रूप में अभाव हो, चाहे वो ज्ञान के रूप में अभाव हो, पर उन अभावों से भी जूझते हुए कहीं ना कहीं वो कुछ नया और कुछ बेहतर करते हैं और अपने हिस्से के योगदान को वो समाज में बराबर देते आ रहे हैं। जैसे कि इसके ऊपर बार बार बहस किया जाता है कि शिक्षा की जिम्मेदारी जिस तबके ने ली थी, ब्राह्मणों ने, तो वो शिक्षा तो अभी सब तक पहुंच नहीं पाई, वो केवल अपने लोगों को शिक्षा दे पाए। उसी तरह जो रक्षा की जिम्मेदारी जिस तबके ने ली थी, क्षत्रिय समुदाय ने, तो रक्षा भी उस तरीके से नहीं हो पाया। हमारा देश कितने सालों तक गुलाम रहा। जो दलित और वंचित समुदाय के लोग हैं, जिन्होंने, जैसे किसान हैं, जो काश्तकार हैं, दस्तकार हैं, उन्होंने हर समय पे अपने काम को पूरी तरीके से किया और अब हमारे देश को, हमारे समाज को हमेशा अपने काम के जरिए समृद्ध और संतृप्त रखा। पर जो ऊपर के दो लोग बैठे हैं, उन्होंने अपने काम में, अपने हिस्से के काम में चोरी की, और वो उन चीजों का बहुत समय तक हम लोग भुगदंड भोगते रहे और झेलते रहे। तो हमको लग रहा है कि इतनी ही बात अभी हमको कहना चाहिए था। व्यक्तिगत रूप से अगर सावित्रीबाई फुले और फुले दंपति के बारे में बात करनी हो तो अपने अपने हृदय के बारे को शब्दों में बांध के अगर रखना हो तो उसके लिए जितना कहा जाए उतना कम है। उन लोगों से बस प्रेरणा लेने की जरूरत है। जो कुछ भी हम करना चाहते हैं उसके लिए हर समय वो आदर्श के रूप में हमारे सामने खड़े हैं और हम उनसे प्रेरणा लेकर के अपने समाज के लिए अपने हिस्से की भूमिका ले सकते हैं। इसी बात के साथ आप सवाल पूछेंगे तो और भी बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद श्रुति जी। एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि हमारे जो पाठ्यक्रम है स्कूल या कॉलेज के, उसमें बहुत सारे महान हस्तियों के बारे में पढ़ाया जाता है। जैसे हम भी अपने जब स्कूल में पढ़ते थे तो बहुत सारे महान नेताओं के बारे में या ऐसी महान हस्तियों के बारे में पढ़ते थे, लेकिन कभी भी हम सावित्रीबाई फुले या ज्योतिबा फुले का पाठ नहीं पढ़े। मैंने बहुत बाद में, मेरे ख्याल से मैं कॉलेज में आई उसके बाद कई साल बाद सावित्रीबाई फुले के नाम से परिचित हुई, क्योंकि कभी उनका जिक्र हमारे पाठ्यक्रम में नहीं आया, हमारे समाज में नहीं आया, या हमारे आसपास रहने वालों ने भी उनका जिक्र नहीं किया, ना कभी उनकी जयंती मनाई, ना कभी उन पर कोई विमर्श हुआ। तो ये स्थिति आज भी है। हालांकि आज सोशल मीडिया का जो दौर आया है और उस तरीके की जब कोई जयंती आती है या कोई ऐसी घटना होती है या किसी व्यक्ति की पुण्यतिथि आती है तो हम उसमें उनका जिक्र जरूर पढ़ते और सुनते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में हर तबके के लोग शामिल हैं। तब आज का जो नई जनरेशन है वो भले उनके बारे में बहुत गहराई से ना जाने, लेकिन उस नाम से वो आज भी परिचित हैं। तो ये जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है ये उसका भी एक दोष है, क्योंकि जब इतने लोगों के बारे में पढ़ाया जाता है तो इतनी महान हस्ती जिन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा की शुरुआत की,
अगर वो शुरुआत नहीं करती तो पता नहीं कब हमारी महिलाओं को शिक्षा की शुरुआत हो पाती और किस स्थिति में हो पाती, लेकिन उन्होंने जो किया वो बहुत ही सराहनीय काम था, बहुत बड़ा काम था। तो इसलिए ये भी जरूरी है कि आज के पाठ्यक्रम में उनके पाठ को शामिल किया जाए। अब मैं एक बार फिर विद्या भाई की तरफ आऊंगी और ये जानना चाहूंगी कि आज हम जो स्त्रियों के संदर्भ में देखते हैं कि भारत में स्वास्थ्य है, शिक्षा है और उनको सम्मान देने की बात है, उसमें वो अभी भी बहुत पीछे है। अभी भी स्त्रियां पितृसत्ता की जकड़बंदी और जकड़बंदी में जकड़ी हुई हैं। क्या आपको लगता है कि जो मुहिम फूले दंपत्ति ने चलाई और उदाहरण पेश किया वो आज समाज से गायब दिखाई देता है? तो ऐसा क्यों है कि आज जब हम इतने आगे बढ़ गए हैं, बहुत हम आधुनिक अपने आप को बताते हैं, बहुत विज्ञान के स्तर पर हम आगे बढ़े हुए हैं, लेकिन ये चीजें अभी तक हम हासिल नहीं कर पाए स्त्रियों के संदर्भ में, ऐसा क्यों? आवाज आ रही है विद्या जी? हेलो। अच्छा, नहीं मैं सोचा मुझसे मुझसे पूछा था हाँ, सवाल। हाँ, मैं सोचा आपसे कि आप आपने अन्य नहीं, नहीं, लोगों से पूछा इसलिए। हाँ, नहीं। नहीं, मेरे दृष्टिकोण में तो ये है कि देखिए ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की है इंडिया के अंदर, उसको भी समझना पड़ेगा। और जो नैरेटिव बिल्डिंग होता है पूरा, वो अभी भी जो जैसे रोल मॉडल्स, ये इसके बहुत से और तरीके हैं। कल्चर पे जो कंट्रोल है, वो कल्चरल कंट्रोल जो है वो पूरा का पूरा ब्राह्मणिकल अभी भी है। आप पॉलिटिकल डिबेट जो भी कर लीजिए, लेकिन जो कल्चर हमारा डिसाइड करता है, वो पैटर्न जो है वो है। जो ज्योतिबा फुले हैं, सावित्रीबाई फुले हैं, बाबा साहब अम्बेडकर हैं या पेरियार हैं, इन लोगों ने उस कल्चर के काउंटर कल्चर डेवलप किया, दिखाया था। तो जिन समाजों ने वो कल्चर एक्सेप्ट किया, जैसे महाराष्ट्र में एक बहुत अच्छा उसमें तबका खड़ा हुआ और बुद्धिस्ट लोग बने बाबा साहब की मूवमेंट के बाद भी, तो एक एक काउंटर कल्चर एक विकसित हुई। या तमिलनाडु में काफी जो पेरियार के आंदोलन से वहां सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस हुई, क्योंकि मैरिजेस हो रहे हैं लेकिन मैरिज इटसेल्फ जिसको देखा जाए तो वो हमारे देश के अंदर जो है वो पेट्रियार्किकल है। तो मैरिज की बराबरी का तब सिद्धांत होगा जब बराबरी का सिद्धांत होगा उसमें, कि ऐसा नहीं कि लड़की को विदा करके कहीं भेजना है और लड़के को कहीं लेके जाना है। जो प्रिंसिपल तो वही हो जाते हैं ना। लोग केवल शादियों में जो है भगवानों की जगह में नए भगवान रख देते हैं, लेकिन बाकी सब काम वैसे के वैसे ही करते हैं। तो जो पेट्रियार्की है वो कल्चरल है और उसको समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम एक काउंटर कल्चर डेवलप नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हीं चीजों में होता है, मरने के टाइम पे, बच्चे के जन्म लेने के टाइम पे या शादियों के टाइम पे, दरअसल हमारा जो असली कैरेक्टरिस्टिक है वो यहाँ पर ही दिखाई देता है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, पब्लिक मीटिंग में हम बहुत कुछ बोल सकते हैं हम नहीं मानते हैं, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन ये जो 3-4 चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और इनमें ही हमारी जो है रियल स्ट्रेंथ दिखाई देती है कि हम वाकई में जो है हमने कोई बदलाव लाया है या हम वही पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि ये जो मूवमेंट से चीजें खड़ी होती हैं और ये जो सावित्रीबाई फुले को अभी या ज्योतिबा फुले उत्तर भारत में ये 20-25 साल का पूरा अभी ये बोल सकते हैं कि बीएसपी के आने के बाद ये एक मूवमेंट का यहाँ पर रहा, लेकिन महाराष्ट्र में वो पहले से है। तो महाराष्ट्र में वो मूवमेंट काफी आगे बढ़ी, पॉलिटिकल पावर चाहे मिले हो या ना हो, लेकिन जो कल्चरली जो था एक काउंटर कल्चर, एक ऑल्टरनेटिव कल्चर जो है वो दलितों में महाराष्ट्र के अंदर बहुत आया, या फूलेवादी जो अपने को कहते हैं उनमें, वो उत्तर भारत में अभी वो धीरे धीरे करके आ रहा है, लेकिन कल्चर के तौर पे उतना स्ट्रांगली नहीं आया जो आना चाहिए। मतलब लोग अपने को कह रहे हैं कि हम मतलब दलित हैं या हम अम्बेडकराइट हैं, लेकिन अभी भी जो जो तरीके हैं, परंपराएं हैं, उसमें अभी उसको मजबूती से आना जिसमें महिला की बराबरी का हिस्सा हो, वो अभी उस तरीके से नहीं आया है। बिल्कुल सही कहा कि जो महाराष्ट्र और इस तरीके के जहाँ दलित मूवमेंट चला और वहां पर ये स्थिति बन चुकी है, ये आगे बढ़ रही है, लेकिन उत्तर भारत में ये स्थिति अभी बनने में थोड़ा समय लगेगा। और हम आज की बात यही समाप्त करेंगे और ये कहना चाहेंगे कि वास्तव में
सावित्रीबाई फूले एक स्त्रीवादी चिंतक थी। आज से 150 पौने 200 साल पहले ऐसी स्त्री का पैदा होना हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। वो स्त्रीवादी चिंतक थी, स्त्रीवादी लेखिका थी। उनका जो काव्य संग्रह है वो महिलाओं के मुद्दों को लेकर ही लिखा गया है। उन्होंने जो जातिवादी विमर्श चलाया, हालांकि उस तरीके का उस समय इतना एक्सपोज उनको नहीं मिला था क्योंकि इतनी सुविधाएं नहीं थी, लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन आज उनके लिखे जो बातें हैं या उनकी जो किताबें हैं या जो उनके विचार है, आज इससे पता चलता है कि वो उनकी चेतना कितनी विकसित थी और वो कितनी बड़ी बातें सोचती थी समाज के लिए और समाज को बदलने के लिए वो कितनी इच्छा रखती थी। ये बात इससे पता चलती है। आज की बात हम यही समाप्त करते हैं और सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले को नमन करते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ आए और अपनी महत्वपूर्ण बातों से हमें अवगत कराया। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपको भी सबको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। धन्यवाद अपर्णा, इस तरह विचारों की मशाल बीच बीच में जलाते रहती हो। धन्यवाद आपको।